हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और पिटपाट हो गया। तो चलो आज सुनते हैं हिंदी कहानी। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आओ सुन दो कहानी। हमारी जिंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी जिंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं। परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ। हमारी जिंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी जिंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं। परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ कार्य करा करो, पैसे कामया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे लेना देना क्या, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूं। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहां आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियां, सारी गाड़ियां इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी, वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह मैं न हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं पता था, न उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहां से पैसा आए। यही कहकर वह लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करें तो भी क्या करें। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी, वहां से कुछ पैसे जुटाकर लाई और अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए।
डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10 से 15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। यह सुनकर रामू के पैरों तले के नीचे से जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। उससे कहने लगा, यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते हैं तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय को अहमियत पता चल गई है। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। मित्रों, हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को मिल जाए। कुछ लोग निरंतर परिश्रम करते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता मिलने लगती है तो वह स्वयं पर विश्वास रखना छोड़ देते हैं और फिर उन्हें लगने लगता है कि अब तो उनके जीवन का कोई महत्व नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो असफलता प्राप्त करने के बाद हार मान जाते हैं। किसी घने जंगल में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर दो सुंदर पक्षी, चिड़ा और चिड़िया, अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे दोनों बड़े ही हंसी खुशी से रहते थे। उन्हें कभी भी किसी बात का डर ना ही किसी बात का दुख था। कुछ दिन के बाद चिड़िया ने 4 अंडे दिए और दोनों ने बड़े प्यार से उस अंडे की देखभाल करने लगे। एक दिन एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी वहां पर आया। उसने बिना ही किसी कारण पेड़ में धक्के मारने लगा और अपने सुर से पेड़ के डालियों को भी हिलाने और तोड़ने लगा। पेड़ पर बैठे चिड़ा और चिड़िया एकदम से डर गए और चीख चीख करके चिल्लाने लगे। लेकिन हाथी ने उस चिड़िया की आवाज बिल्कुल नहीं सुनी और जिस पेड़ की डाली पर घोंसला बना हुआ था, उस डाली को भी उसने तोड़ दिया और सारे अंडे नीचे गिरकर टूट गए। चिड़ा और चिड़िया ने तो उड़कर अपने जान को बचा लिया, लेकिन अपने अंडे को नहीं बचा पाए। अंडे के टूट जाने से चिड़ा और चिड़िया बहुत रोने लगे। फिर चिड़ा ने कहा, हमारे रोने से क्या होगा, अब तो सारे अंडे टूट गए। अब हम कितना भी रोएंगे तो हमारे बच्चे जीवित तो नहीं होंगे। चिड़िया बोली, यह तो मैं भी जानती हूँ कि वे जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन मैं अपने दिल तो शांत कैसे करे। उस दुष्ट हाथी ने बिना कोई कारण ही हमारे बच्चे को मार दिया। हम लोग ने उसका क्या बिगाड़ा था जो इतने बेरहमी से मेरे बच्चे को मार दिया। जब तक उस दुष्ट हाथी से मैं इसका बदला नहीं ले लेती, तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिल सकती। चिड़िया की बात सुनकर चिड़ा और भी दुखी हो गया और बोला, हम उस शक्तिशाली हाथी का बिगड़ भी क्या सकते हैं। और दोनों फिर से रोने लगे। उसी पेड़ पर बैठा एक कौवा इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। उसने पास आकर बोला, दोस्त, मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन लिया है। मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ और एक पड़ोसी भी, इसलिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि हाथी हम लोग से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एकता में बल की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। मेरे दोस्त, जब हम सब साथ मिलकर बदला लेंगे तो वो हाथी हम लोग का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। और एक मक्खी भी मेरी दोस्त है, वह भी इसी पेड़ पर रहती है। हम तीनों मिलकर इस दुष्ट हाथी का विनाश का रास्ता खोज सकते हैं। चिड़ा ने कहा, मेरी दोस्ती एक मेंढक से है, मैं उसे भी बुला लेता हूँ। कुछ ही देर में सभी इकट्ठे हो गए। ये सारी बातें मेंढक को बताया गया। तब उसने कहा, दोस्त, चिंता मत करो, एकता की शक्ति ने बड़े बड़े राजाओं को धूल चटा दिया है।
शक्तिशाली इंसानों के सर काट डाला है, तो यह हाथी तो कुछ भी नहीं है। सब मिलकर हाथी को मारने के लिए एक अच्छा सा उपाय निकल लिया। दूसरे दिन हाथी भोजन करके जंगल में आराम कर रहा था। तभी मक्खी उसके कानों पर बैठकर गुनगुनाने लगी। उसके मीठा आवाज सुनकर हाथी सो गया। तब कौवा ने उसके सर पर बैठकर उसके दोनों आंख फोड़ दिया। हाथी दर्द के मारे जंगल में इधर उधर कूदने और छटपटाने लगा और उधर मेंढक ने अपने और दोस्तों के साथ एक खाई के किनारे जाकर चिल्लाने लगा। हाथी छटपटाते हुए उस खाई के पास पहुंचा। मेंढक की आवाज सुनकर उसने सोचा कि इधर कोई तालाब है और मेंढक भी चिल्ला रहे हैं, इसी में कूद जाता हूं, मेरे आंखों को आराम मिलेगा। और वह खाई में कूद गया और मर गया। चिड़ा और चिड़िया को हाथी से बदला लेकर शांति मिल गई और अपने सभी दोस्तों को धन्यवाद दिया और फिर से अपने सुखी जीवन जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कार्य कितना भी बड़ा या कठिन क्यों न हो, अगर हम सब साथ मिलकर उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य जरूर पूरा होगा। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर ले। पूरे मोहल्ले में दीपावली की धूम मची थी। बच्चों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे। उनके गुलगपाड़े और शोर शराबे से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। हर घर दीपों की रोशनी से झिलमिला रहा था। कहीं कहीं बिजली के बल्ब भी शान से टिमटिमा रहे थे। लेकिन इन सब रंगीनियों से बहुत दूर कमला काकी का मकान लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। यद्यपि उनके मकान पर भी 2 दीपक जल रहे थे, लेकिन इस जगमगाहट में वे निस्तेज से लग रहे थे। दूसरे किसी को इसकी खबर हो या न हो, लेकिन नन्हे आदित्य को यह बहुत अजीब लग रहा था। वह सोच रहा था, आखिर कमला काकी दिवाली क्यों नहीं मनाती हैं। उसे अच्छी तरह से याद था कि कमला काकी ने पिछले साल भी दिए नहीं जलाए थे और शायद उससे पिछले साल भी नहीं। आदित्य को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि आज के दिन कोई दुखी और उदास रहे। वह अच्छी तरह समझता था कि जब कोई दुखी व उदास होता है तभी त्योहार नहीं मनाता है। लेकिन काकी को क्या दुख है, यह बात वह नहीं जानता था। आज मैं काकी का दुख जानकर ही रहूंगा। यह निर्णय करके वह जा पहुंचा अपनी माँ के पास। माँ उस समय रसोई घर में मिठाई तैयार कर रही थीं। आदित्य को कुछ चिंतित देखकर व्यग्रता से पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? माँ, कमला काकी हमारी तरह बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती हैं? आदित्य ने पूछा। वे बहुत दुखी हैं बेटा। उन्हें दिवाली का त्योहार अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस दिन उनका इकलौता बेटा पटाखे चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया था। उनके पति भी नहीं हैं। बेचारी मेहनत मजदूरी करके गुजारा करती हैं, माँ ने समझाया। आप मुझे हमेशा कहती हो कि दीन दुखी की सेवा करनी चाहिए। तब क्या मैं काकी का बेटा बन जाऊं? आदित्य ने आज्ञा लेने की दृष्टि से पूछा। किसी अच्छे काम के लिए मैं भला क्यों मना करूंगी, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ की स्वीकृति मिलते ही आदित्य का चेहरा खिल उठा। वह सरपट कमला काकी के घर की ओर भागा, लेकिन माँ की आवाज सुनकर उसे वापस लौटना पड़ा। बेटा, यह मिठाई तो लेते जा, कहते हुए जब माँ ने मिठाई का डिब्बा आदित्य के हाथों में थमाया तो उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। मिठाई का डिब्बा लेकर वह काकी के घर की ओर दौड़ा। प्रसन्नता के मारे उसके कदम धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आज वह किसी बेसहारा का सहारा बनने जा रहा था। सब्सक्राइब कर ले एक थोड़ा आप भी हमें। शीघ्र ही वह कमला काकी के घर पहुंच गया। काकी घर के एक कोने में बैठी रो रही थी। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। काकी, आप रो रही हो? आदित्य ने पूछा। पर काकी चुप बैठी रहीं, जैसे कुछ सुना ही न हो। आदित्य ने काकी को हाथ से झकझोरकर पूछा, बताइए काकी, आपको क्या दुख है? लेकिन काकी ने आदित्य के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया।
अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने आदित्य को बैठने के लिए कहा। पर आदित्य तो जैसे घर से दृढ़ निश्चय करके आया था। बोला, मैं जानना चाहता हूं कि आप दीपावली के दिन बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती और आप अभी रो क्यों रही हो। आदित्य की जिद के आगे कमला काकी को झुकना पड़ा। उन्होंने भरे गले से इतना ही कहा, जरा अपने बेटे की याद आ गई थी। आज अगर वह जीवित होता तो वह भी तुम्हारे जितना ही होता। काकी, अगर बेटा नहीं रहा तो क्या मैं आपका बेटा नहीं बन सकता? मुझे अपना बेटा बना लो काकी। आज से मैं तुम्हारा बेटा हूं। आदित्य ने भोलेपन के साथ कहा। कमला काकी ने बेटा कहकर आदित्य को गले लगा दिया। आज वर्षों बाद कमला काकी के घर में दीप झिलमिला उठे थे। कहानी अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर ले थोड़ा। देखिए दोस्तों, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।